भारत के अगर उत्तर राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जहां पर जो कोविड 19 के पेशेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा जो कमी है वो देखने को मिली है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो 23 मौजूद है और हिमाचल प्रदेश में 3 मई तक जो लॉकडाउन है उसको इंप्लीमेंट है वो किया गया है। किस तरह की तैयारियां हिमाचल प्रदेश में रहने वाली उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। जयराम जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठाकुर साहब, मेरा पहला सवाल है आपसे। बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 20 अप्रैल के बाद है वो रिलैक्सेशन है वो दे दी है। हिमाचल प्रदेश ने 3 तारीख तक कोई रिलैक्सेशन है वो नहीं दी है। तो सर, क्या तरीका, क्या चरणबद्ध तरीके से रिलैक्सेशन दी जाएगी, क्या प्लानिंग है हिमाचल गवर्नमेंट ने तैयार की है? जो हमारा लॉकडाउन का जो सेकंड फेज चल रहा है और सेकंड फेज का भी जो हमारा जो 20 तारीख के बाद का, यानी कि पिछले कल जब रिलैक्सेशन के साथ इस लॉकडाउन को पूरे देश भर में लागू किया जा रहा है, तो वहां हिमाचल प्रदेश में हमने कुछ बातें थोड़ा सा हट करके की है। एक तो पहले से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में और बाकी राज्यों में अंतर यह है कि हमारे यहाँ पर अभी भी कर्फ्यू है। हमने लॉकडाउन के बजाय कर्फ्यू ही लागू किया है और कर्फ्यू को नहीं हटाया है, एक बात। दूसरी बात, पिछले कल 20 तारीख से जो रिलैक्सेशन देने की बात पूरे देश भर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, जो हमारे गृह मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक जो बात है, उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में कुछ चीजों को किया है, सब चीजों को नहीं किया है। और जो किया है उसमें मनरेगा की लेबर जो है वो काम पर जाएगी, लेकिन बशर्ते वो वहीं पर काम करेगी जिस वार्ड में काम होगा, उसी वार्ड के लोग उसी वार्ड में ही काम करेंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे, उसी पंचायत के अंदर। पीडब्ल्यू की लेबर वो काम करेगी और उसके बाद पीडब्ल्यू के प्रोजेक्ट्स हमारे चाहे वो पुलों के हैं, चाहे वो सड़कों के हैं, अगर लेबर साइट पर है, चाहे वो बिल्डिंग के हैं, तो अगर लेबर वहीं साइट पर है, साइट से बाहर नहीं गई है, लंबे समय से वहीं पर है, तो वो लेबर वहां पर काम शुरू कर सकती है। इसके अलावा और भी कुछ चीजों को जैसे आईपीएच की लेबर हमारी वो काम कर सकती है। ऐसे में थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में, फार्मा सेक्टर में हमने रिलैक्सेशन दी हैं, वो काम शुरू करें, और फार्मा सेक्टर तो वैसे भी एसेंशियल इसमें आता है। इसके अतिरिक्त जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमने कहा कि कुछ चीजों को लेकर के हम शुरुआत कर सकते हैं, कुछ काम शुरू कर सकते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मेंटेन किया जा सकता है, वहां पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। लेकिन हमने काम करने की जो हमारे कंटेनमेंट जोन जो है, पर्टिकुलरली जहां कोरोना वायरस के मामले अभी ताजा आए हैं और केस आए हैं, वहां हमने सख्ती की है, वहां रिलैक्सेशन अभी फिलहाल हमने नहीं दी है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को हमने अभी कार्यालय में भी अभी तक छूट आने की उस रूप में नहीं दी है। हमने अभी एसेंशियल ऑफिस जो है, जो जरूरी लगते हैं, जो आवश्यक लगते हैं, वही दफ्तर हमने खोले हैं और उसमें बिल्कुल मिनिमल स्टाफ के साथ, बहुत कम सेक्रेटरी, एचओडी और उनके साथ एक दो लोगों के सिवाय, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये हमने हिमाचल प्रदेश में लागू किया है और उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि हमारी कोशिश ये है कि हम एक बार में ही, एक ही दौर में इस कोरोना वायरस के दौर से प्रदेश को बाहर निकालना चाहते हैं। और उसके लिए आज हम तंगी में रह लेंगे, परेशानी में रह लेंगे, कठिनाई में रह लेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि इसका निपटारा जल्दी हो सके और हिमाचल कोरोना वायरस के इस दौर से बाहर आ सके। ठाकुर साहब, अगर बाकी राज्यों की बात करें तो बहुत से राज्यों का कहना है कि जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं उनकी वजह से उनके राज्य में जो कोरोना पेशेंट की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है? हिमाचल में आप क्या मानते हैं? देखिए, जहां तक पूरे देश की परिस्थिति है, हिमाचल की भी परिस्थिति उससे हट करके नहीं है।
हमारे हिमाचल प्रदेश में टोटल पॉजिटिव केस आज तक अगर आए हैं तो उनकी संख्या सिर्फ 39 है, और 39 में से भी 23 केसेस जो है वो एक्टिव है, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में एक हफ्ते के बाद जो है ये आंकड़ा बहुत नीचे आ जाएगा हमारे। और हिमाचल प्रदेश में 39 मामले जो हैं टोटल जो पॉजिटिव केसेस के, उसमें से 25 लोग तबलीगी जमात के हैं। और ये परिस्थिति पूरे देश भर में कुछ जगह तो 95% जो है मामले अगर पॉजिटिव आए हैं तो तबलीगी जमात के आए हैं। मैं इसमें कोई विशेष तरह की टिप्पणी करने की जरूरत महसूस नहीं करता हूं। पूरा देश इस बात को अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है कि जो दिल्ली का जो मरकज हुआ, उस मरकज में जो तबलीगी जमात के लोग भाग लिए, वो अगर उससे परहेज करते और परहेज करने के साथ साथ में सहयोग करते, और ऐसे में मुझे लगता है कि पूरे देश को बचाया जा सकता था। आज पूरे देश भर में 30% से ज्यादा टोटल केसेज अगर हमारे कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इनका रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत बड़ी संख्या में। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में मैं महसूस करता हूं, हालांकि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, अगर ये 25 मामले नहीं आए होते तो हिमाचल का आंकड़ा बहुत छोटा होता, और आज हमारे हिमाचल प्रदेश में शायद में हॉस्पिटल में तो एक आधा केस होता और इसके सिवाय कोई केस ही नहीं होता। एक केस के सिवाय कोई केस नहीं होता हिमाचल प्रदेश में। ये परिस्थिति आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में हो सकती थी। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने जो लोग तबलीगी जमात के थे उनकी सारी चेन को जो है हमने जो है वो कांटेक्ट किया, उनके सैंपल लिए, टेस्टिंग की, और उसको जो है आगे बढ़ने से फैलने से हमने रोकने की कोशिश की है। जयराम जी, आपने की सरकार ने एक बड़ा अहम कदम उठाया था, खासतौर पर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को लेकर, कि वो अपनी जो पहचान है वो गवर्नमेंट को दे, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन है वो लिया जाएगा, जिसको बाद में बाकी राज्यों ने भी फॉलो किया है। इसका कितना असर हिमाचल में दिखा? क्या उससे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा मिला? जी ललित जी, इसमें ये बात सच्चाई है। पहले जब हमको मालूम पड़ा कि पूरे देश भर में तबलीगी जमात के लोग जहां जहां भी जा रहे थे उस मरकज में भाग लेने के बाद, वो सब पॉजिटिव आ रहे थे, और उनके संपर्क में जो लोग आ रहे वो भी पॉजिटिव आ रहे थे। ऐसे में ये चिंता का विषय, हमने हिमाचल प्रदेश में इन लोगों से आग्रह किया, बार बार किया, कि भाई अगर आप जाकर के आ ही गए हैं और हिमाचल प्रदेश में फिर वापस पहुंचे हैं, ऐसी सूरत में आप अपने आप सेल्फ डिक्लेरेशन करिए, आप कहिए कि हम गए थे, हम आपकी जो है वो जिंदगी की जो है वो जिंदगी को जो है खतरे में नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि आपका इलाज हो, ठीक तरह से ट्रीटमेंट हो, आपके परिवार को ना ये वायरस पहुंच जाए, परिवार के माध्यम से और लोगों तक ना पहुंच जाए। तो इसके लिए हमने बार बार कहा, लेकिन उसमें उस रूप में उनका सहयोग जिस तरह से मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला, और अंततः हमको ये कहना पड़ा कि अगर आप शाम तक नहीं बताएंगे तो हम आपके खिलाफ 307 में मामला दर्ज करेंगे। अगर आपके फैलाए गए कोरोना वायरस के कारण किसी की मृत्यु होती है तो मामला 302 में भी हो सकता है। तो ये हमने बात जब कही, उसके बाद कुछ लोग बाहर निकले, 12 लोगों ने कहा कि हम गए, उसके बाद लगभग 52 लोगों ने कहा कि हम गए तो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को वो मिले और हम उनके साथ बैठे, चाय पी, खाना खाया, ऐसी बातें हुई। और वो कांटेक्ट लिस्ट, इनकी जो फर्स्ट कांटेक्ट की जो लिस्ट है, जाकर के 600 से पार निकली, इनका संपर्क हुआ। तो ऐसे में बहुत बड़ी परेशानी एक हुई, जिसके कारण जो है वो आपको ये सारा करना पड़ा। लेकिन पूरे देश भर में उसके बाद इस स्थिति को इस बात को दोहराया गया, अगर नहीं आप दिखाएंगे, आप सहयोग नहीं करेंगे तो इस तरह की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। जयराम जी, अगर हम देश की बात करें तो एक चिंता का विषय जो उभर कर सामने आया है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, वो भी लगातार संक्रमित है, वो इस बीमारी से हो रहे हैं। चाहे पुलिस कर्मचारियों की बात करें या डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या सफाई कर्मचारियों की बात करें। सर, मैं जानना चाहूंगा कि क्या हिमाचल गवर्नमेंट ने कोई योजना तैयार की है इन लोगों के लिए जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनको लेकर? जी, हमने हिमाचल प्रदेश में, एक तो मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, सारे जो हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिनने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके उन लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सफाई कर्मचारी है, हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, हमारे
एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, टेक्नीशियंस हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से जो सीधे सीधे, और यहाँ तक के जो हमने जो एक्टिव फाइंडिंग केस का जो एसीएफ का जो हमने हिमाचल प्रदेश में काम चलाया था एक्टिव केस फाइंडिंग का, उसमें ये आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स जो है, ये सब लोग उसमें भाग लिए हैं जाकर के घर में जाकर के। हमने उसमें कहा कि अगर कोई भी आदमी जो इस काम में लगा हुआ है, तो उसमें किसी की मृत्यु अगर इस वायरस की वजह से होती है, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु उसके कारण होती है, तो उनको हम 50 लाख रुपए का मदद का ऐलान जो है सरकार की ओर से हमने किया है। एक तो हमने ये बात कही है, और उसके बाद उनकी सारी सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। जो क्वारंटीन हो रहे हैं वो ठीक व्यवस्था उनकी रहने की हो, इलाज के बाद उनको ठीक प्रकार से, क्योंकि परिवार से भी अलग रहना पड़ता है, साथी सहयोगी से भी अलग रहना पड़ता है, और ऐसे में किसी तरह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना उनके दिमाग पे पड़े, बोझ रहे इस बात को लेकर के, चिंता ना हो, उन सारी चीजों को लेकर के हमने कोशिश की है कि उनकी बेहतर ढंग से जो है वो चिंता की जाए। जयराम जी, इसी से जुड़ता मेरा सवाल है, अगर पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें, तो जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स में जो पुलिस कर्मचारी है जो तैनात कर रहे हैं, उसको लेकर पंजाब गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है या फिर किसी की कोई प्री मेडिकल हिस्ट्री है, उन्हें इस लड़ाई में शामिल नहीं किया जाए। तो क्या हिमाचल ने भी कोई इस तरह का तैयार किया है? क्योंकि अगर 55 साल से ज्यादा की उम्र हो तो ये कोरोना जो वायरस है उनको ज्यादा संक्रमित करता है। कुछ इस तरह का विचार कर रही है गवर्नमेंट? निश्चित रूप से ये लगभग ये सारी चीजों को लेकर के हमारे केंद्र सरकार का भी जो प्रोटोकॉल है उसमें भी इन चीजों का जिक्र है। हम भी हिमाचल प्रदेश में मोर और लेस ये सारी चीजें लागू कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, एक और मेरा सवाल है आपसे, अगर कई राज्यों की बात करें तो जो उनके राज्य के लोग हैं, बाहरी राज्यों में फंसे हैं, उनको लगातार जो उनकी गवर्नमेंट है वो वापस ला रही है। हिमाचल प्रदेश की भी बहुत से जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। तो क्या लॉकडाउन 2 खत्म होने से पहले उनको अपने प्रदेश में लाने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि जिन राज्यों ने ये किया है, इस प्रकार की परिस्थिति की है, उनको इसलिए करना आसान था क्योंकि उनके बहुत नजदीक थे वो लोग। एक बात ये भी। दूसरी बात, अब लॉकडाउन के लिए कुछ दिन बचे हैं। अगर हमने इतना व्रत किया है इतने लंबे समय से, और मुझे लगता कि उसको पूरा जो है उसको पूरा धारण करना चाहिए, अंत तक करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि व्रत टूट गया तो आपकी ये पूजा जो है वो जो है सार्थक नहीं हो पाती है फिर। ऐसी परिस्थिति में मेरा उन सब नौजवानों से भी निवेदन है जो पढ़ाई के लिए गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने व्यवसाय के लिए हिमाचल से प्रदेश जो काम कर रहे हैं, कि बहुत दिनों तक आप लॉकडाउन के अंतर्गत जो है कठिनाई में भी रहे, परेशानी में भी रहे, आपको बहुत बड़ी असुविधा भी हुई, उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन आपने उसके बावजूद भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है। ऐसी परिस्थिति में मेरा यही निवेदन है कि थोड़ा वक्त और गुजारिए, इस यज्ञ को पूरा होने दीजिए, इस व्रत को पूरा धारण करिए, और तब जाकर के मुझे लगता है, क्योंकि अगर इस वक्त हम अगर उनकी ट्रांसपोर्टेशन की अगर व्यवस्था करें, वो सुरक्षित नहीं है। जिन जिन स्थानों पर भी ये लोग हैं, चाहे दिल्ली है, दिल्ली हॉटस्पॉट बना हुआ है, पंजाब हॉटस्पॉट बना हुआ है, चंडीगढ़ हॉटस्पॉट बना हुआ है, सब जगह जहां जहां भी ये लोग हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर, तो वहां से उनको लाना और ऐसे में उनके जीवन को भी संकट में डालने का विषय होगा। कौन आदमी कहाँ किसके संपर्क में आकर के जो है वो इस वायरस की चपेट में आ जाए, कोई नहीं कह सकता है। और दूसरी बात ये भी, हमने हिमाचल प्रदेश को बहुत मुश्किल से बचाया है, और ऐसी परिस्थिति में जो अभी तक हमने जो मेहनत की है, हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ के लोग, लाखों लोग जिनका जीवन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, और जो हिमाचल से बाहर रहते हैं उनका जीवन भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। ऐसे में थोड़ा वक्त हम सब्र करें, संयम करें, कठिनाई में गुजारें, और उसके बाद फिर जब हालात ठीक हो जाएंगे, हम आपका हिमाचल प्रदेश में अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ये प्रदेश आपका है, आपका घर है, आप यहाँ आकर के आराम से रह सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। कि लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि ऐसा करना अब आज की तारीख में
बहुत उचित नहीं है जिस प्रकार से कुछ राज्यों में किया है, और उसके परिणाम ये हुए हैं कि वहां पर कोरोना वायरस के मामले जो है और ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। जयराम जी, अगर विपक्ष की बात करें, मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, तो उन्होंने भी एक मेमोरेंडम दिया है कि उन उन जो बाहरी राज्यों में फंसे लोग हैं, उन्हें राज्य में बुलाया जाए, चाहे वहीं क्वारंटीन है वो किया जाए। विपक्ष का किस तरह का साथ है आपको इस लड़ाई में मिल रहा है? देखिए, मैं एक बात उनसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये वक्त इस काम के लिए नहीं है, उनको गलत वक्त में गलत काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, पंजाब के कितने लोग इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं। हम पंजाब उनको भेजना चाहते हैं, वो पंजाब जाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब की सरकार उनको क्यों नहीं ले रही, बोल रही है कि क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। पंजाब में सरकार कांग्रेस की है, उनकी ही पार्टी की है, क्यों कह रहे हैं? जबकि हिमाचल प्रदेश में तो कोरोना वायरस के मामले बहुत कम है। दिल्ली से जो लोग जो पंजाब में आना चाहते हैं, देखिए, मैं उन सारी चीजों को लेकर के अब ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। पंजाब इस सारी परिस्थिति को भुगत रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आने जाने की इजाजत देने की वजह से वहां मामले बढ़ते गए, बहुत ज्यादा मामले बढ़ गए। दिल्ली इसको भुगत रहा है, राजस्थान भुगत रहा है, बहुत सारे प्रदेश। इसलिए हिमाचल प्रदेश में अगर हमने सख्ती की है, उस सख्ती से ठीक है, आज की तारीख में लोग हमसे नाराज होंगे, हम पर गुस्सा भी होंगे, लेकिन ये भी आप मान करके चलिए कि हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए कर रहे हैं। इस बात को उनको समझना चाहिए। और इसलिए मुकेश अग्निहोत्री जी को हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करिए, इस हिमाचल प्रदेश को हम दूसरे राज्य की तरह नहीं खोल सकते हैं। गांव गांव में कोरोना का पॉजिटिव केस अगर आप पहुंचाना चाहते हैं, तो हमने ये लॉकडाउन पहले से क्यों, पहले से हम तब तो पहले दिन से ला सकते थे उन लोगों। तो ऐसी परिस्थिति में कठिनाई जरूर है उन बच्चों को, उन लोगों को, इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में मुझे लगता है ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। हिमाचल के लोगों की जान कैसे सुरक्षित हो, हिमाचल से बाहर हिमाचल के जो बच्चे हैं जहां हैं, वहां पर उनकी सुविधा का ख्याल कैसे रखा जाए, वहां पर वो सुरक्षित कैसे रह सके, वहां वो कोरोना वायरस से की चपेट में नहीं आ सके। इस बात को हमको प्राथमिकता के आधार पर सोचना है, ना कि किसी की सुविधा का विषय सोचना है। ये मुझे लगता है कि आज सुविधा का विषय नहीं, आज इस कठिनाई के दौर में हमको जो इस कोरोना वायरस से बचने का माध्यम है, रास्ता है, उस रास्ते को अपनाना है। हमने वही रास्ता अपनाया है। जयराम जी, इस बीमारी की वजह से, जो ये वैश्विक बीमारी है, सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है वो इकोनॉमी पर पड़ा है, और जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल पटरी से बाहर हो गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, उस पर काफी ज्यादा नुकसान है वो देखने को मिला है। सर, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उसे बूस्ट करने को लेकर हिमाचल प्रदेश क्या प्लान्स बना रही है? क्योंकि जब ये बीमारी खत्म होगी तो क्या खाका तैयार किया है हिमाचल गवर्नमेंट ने? देखिए, इकोनॉमी तो पूरी दुनिया की बहुत तबाह हुई है, हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और हिमाचल प्रदेश को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में हमारी प्राथमिकता नंबर 1 ये है कि पहले तो हम कोरोना से बचें और बचाएं, खुद को भी, देश को भी। और उसके बाद दूसरा विषय आगे का ये है कि जो नुकसान हुआ है, अगर हालात ठीक जल्दी हो जाते हैं, हम उस काम में तुरंत लग जाएंगे। उसकी भरपाई कहां से की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, वो सारी चीज के लिए काम करने की जरूरत होगी। और जैसे हिमाचल प्रदेश में हालात ठीक होने के बाद हमारी कोशिश ये होगी कि सारा काम पटरी पर चले, पटरी पर आए। टूरिज्म हमारा बंद पड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनका ये व्यवसाय, जिनका रोजगार का माध्यम ये है, कमाई का साधन ये है, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, रेवेन्यू कहीं से आ नहीं रहा है, ना देश में ना प्रदेश में। और ऐसी सूरत में हमको नए प्लान के साथ अब आने वाले समय में काम करने की आवश्यकता होगी। एक तो कोरोना वायरस से इस लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी है, एक तरफ हमारे सामने ये टारगेट होगा, और दूसरी तरफ जो है आम जनजीवन को व्यवस्थित करने के लिए और उसमें आर्थिक दृष्टि से उनको फिर से संबल देने के लिए, सहयोग देने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं,
उन चीजों के लिए प्लान के लिए हम अब लग पड़े। जो एग्जिट प्लान हमारा इस लॉकडाउन का है उसमें प्रमुख रूप से यही है। अभी जो आज से जो रिलैक्सेशन का जो दौर चला है, एक 20 तारीख से पिछले कल से, तो उसमें यही है कि अब इकोनॉमी को सरवाइव करना यह भी बहुत जरूरी है, जान भी और जहान भी। ये सारी चीजों का जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि अब हमको उस सारी चीज के लिए काम करने की जो जरूरत है उस पर निकलना पड़ेगा। और हमने शुरू कर दिया है हर एक डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके कि आप अब डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को हम कैसे ठीक प्रकार से आने वाले समय में चला सकते हैं, और रेवेन्यू कहां से आ सकता है, और किस प्रकार से हम जो है आने वाले समय में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्लान कर सकते हैं, और हमारे एक्सपेंडिचर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या प्लान्स हो सकते हैं, कौन सेक्टर हमारे प्रायोरिटीज के होंगे, कौन सेक्टर अब हमारे प्रायोरिटी के जो है वो पहले थे लेकिन अब इस कोरोना वायरस के बाद उस प्रायोरिटी के नहीं हो पाएंगे क्योंकि बजट प्रोविजन उनके लिए करना कठिन होगा। तो ये सारी चीजों को लेकर के बहुत बड़ा काम होगा जिसको करने की जरूरत रहेगी। सर, बहुत से राज्य ऐसे हैं जो केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश भी स्पेशल पैकेज की मांग करेगा केंद्र गवर्नमेंट से? देखिए, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनने ऐसे कठिन परिस्थितियों में देश को जो नेतृत्व दिया है, देश उनकी एक एक बात का, एक एक अक्षर का जो पालन कर रहा है। और आज अगर भारत एक 130 करोड़ की आबादी वाला इस कोरोना वायरस में अगर लड़ रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास है, इस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं, इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं लड़ करके, तो वो एक शख्सियत है जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। पूरा देश एक उम्मीद के साथ उनको तरफ देख रहा है और पूरा सहयोग भी कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग हमको रहता है। हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक दृष्टि से जो मदद हमारे हिमाचल के लिए हो सकती थी, वो तमाम मददें हमको हिमाचल प्रदेश को मिली हैं। और वो बहुत सारा जो चीजें हैं उन चीजों का हम जिक्र करें तो बहुत सारा उसमें वक्त भी लग जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अब उसमें प्रमुख रूप से अगर मैं कहूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो विशेष रूप से जो हमारी गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशन की दुकानों से जो हमारा जो 80 करोड़ लोगों को जो अगले 3 महीने में जब पूरे देश भर में जो है 5 किलो चावल, गेहूं ये देने की अगर जो बात कही है, 1 किलो दाल की बात कही है, ये हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है। और उसके साथ साथ में जो बहुत सारी चीजें और जो है हिमाचल प्रदेश में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको यहाँ पर दी है, जैसे लगभग 20.5 करोड़ रुपए जो महिला जनधन खाता धारकों के लिए जो 3 महीने के लिए जो दिया जा रहा है 500 रुपए के रूप में, वो आना शुरू हो गया। और उसके बाद जो हमारे किसानों के लिए जो हमारे किसान सम्मान निधि जो है उनके लिए 2,000 रुपए उनके खाते में आना शुरू हो गया। तो ऐसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से केंद्र ने मदद की है। और मैं इसमें विशेष तौर से यही कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा हम मांग करें, क्योंकि जिस दौर से आज प्रदेश गुजर रहा है उस दौर में से देश भी गुजर रहा है। अगर ये संकट किसी एक प्रदेश से सीमित होता तो हम केंद्र से बोल सकते हैं कि भैया हम इस वक्त संकट में हैं, आप हमारी मदद करें। जब संकट में पूरा देश ही है और देश जब संकट में है तो उसमें देश से मांगना भी, हम मांग करते रहे ये करें वो करें, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं होगा। ऐसे में हमको यही सोच करके कि देश जिस दौर में से गुजर रहा है हम भी उस दौर में से गुजर रहे हैं, मिलकर के साथ चलते हैं। और जो केंद्र की ओर से जो हमको सहयोग के रूप में जो मिलेगा उसका हम अभिनंदन करेंगे। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त हो सकता है। हाँ जयराम जी, अगर हम पूरे देश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आह्वान किया, तमाम जो देशवासी है, चाहे विपक्ष हो, सभी लोग हैं, वो एक साथ इकट्ठे नजर आए। क्या मानते हैं आप, इसकी वजह से जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है वो बाकी देशों में वो बढ़ जाएगा? निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे लिए प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए तो देश का नेतृत्व वो कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से मोदी जी देश की सीमाओं में नहीं रह करके एक विश्व नेता के रूप में अपनी छवि बनाने में कामयाब हुए हैं। और खास तौर से इस कठिन परिस्थिति में
कोरोना वायरस की इस लड़ाई में अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ कोई व्यक्ति लड़ रहा है जिसको दूसरे देश भी स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम नंबर 1 पर है, 1 नंबर पर है। अमेरिका जैसे देश, इटली जैसे देश जो हमसे, जर्मनी जैसे देश, फ्रांस जैसे देश हमसे बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे, साधनों में, सुविधाओं में हमसे आगे, लेकिन उसके बावजूद लाचार और बेबस दिख रहे हैं। लेकिन एक भारतवर्ष मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ खड़ा है। इतने बड़े भारत में ठीक है, कोरोना वायरस के मामले यहां पर भी बढ़े हैं, पिछले कुछ अरसे में बढ़े हैं, और उसमें मैंने वजह बताई है कि भी बहुत बड़ा एक घटना घटित हुई जिसके वजह से एक बड़ा उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो गति को अंकुश लगाना, ये बहुत आवश्यक था। रोकना इतना सरल नहीं, लेकिन अंकुश लगाना यही कम नहीं है। तो इसलिए इसको किया है, तो मोदी जी को ये श्रेय निश्चित रूप से पूरा देश तो देता है, दुनिया भी देती है। जयराम जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। एक बार न्यूज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को आप क्या आह्वान है वो करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं आप का आभार व्यक्त करते हुए पूरे देश की जनता और खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के लड़ रहा है। कौन कहां है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, सबके मन में एक भाव है कि इस दौर से बाहर निकलना है, कोरोना वायरस को हराना है और हमें जीतना है। उसके लिए पूरा देश लड़ रहा है। उसके लिए देशवासियों का अभिनंदन करता हूं मैं। और हिमाचल प्रदेश के भाई बहनों से तो मैं इस बात के लिए निवेदन जरूर करूंगा कि जो भी कठिन कठोर निर्णय पिछले कुछ अरसे में हमने लिए, और अपने लिए नहीं, हमने आपके लिए लिए, आपके परिवार के लिए लिए, प्रदेश के हर नागरिक के जीवन के लिए लिए हैं। उसके कारण आपको असुविधा जरूर हुई होगी, उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपका सहयोग मिला, समर्थन मिला, हर कदम पर मिला, हर वक्त मिला। उसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। जो फ्रंट लाइन में जो हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग जो है, और उसके साथ सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, जो एम्बुलेंस के और टेक्नीशियन, सब लोग जो है, पुलिस विभाग के कर्मचारी जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जो प्रदेश के बाहर जो हमारे लोग हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोगों ने बहुत संयम बरता है, बहुत बड़ा योगदान आपका है, और परिवार से दूर, घर से दूर, कठिन परिस्थितियों में आप जीवन का बहुत बड़ा वक्त इस तरह से गुजार रहे हैं लॉकडाउन के इस दौरान। मैं आपको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा यह भी निवेदन है कि थोड़ा वक्त जो रहता है उसमें भी आप सावधानी के साथ रहें, अपनी जगह रहें, और हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। ये प्रदेश आपका है। जब हालात ठीक होंगे आप आइए, स्वागत आपका यहाँ पर होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आओ मिलकर के इस कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हम लड़ें, और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ये मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं। धन्यवाद जयराम जी। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फिलहाल जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, वो बाकी राज्यों के मुकाबले है वो काफी ज्यादा कंट्रोल है। कुछ जो डिसीजन है, हार्श डिसीजन है, वो जरूर लेने पड़े, लेकिन उसका फायदा भी बाद में पूरे प्रदेश को ही होगा। धन्यवाद जयराम जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।